So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. चलिए 3 दिन का आपका गैप रहा था. मैंने आपको बता दिया था जो हमारी क्लास रहने वाली है वो सिर्फ 4 दिन रहने वाली है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. सो लास्ट क्लास की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हमने ग्रेशॉफ्स लॉ के बारे में चर्चा की थी और एक्सेप्शनल केसेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया था. सो आज हम लोग मूव करने वाले हैं बेसिकली सिंगल स्लाइडर चेन के ऊपर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सो आपको 2 काम दिए गए थे. आपको बोला गया था कि एक तो टॉम की क्लास आपको 4 दिन अटेंड करनी है, साथ में आपको शाम को मैथमेटिक्स बताई जा रही है, तो उसको भी आप सीखिए ताकि आपको टेक्निकल में उसकी हेल्प मिल सके. इसके अलावा आपको पता चल गया होगा कि 2022 के अंदर आरआरबी की वैकेंसी भी आने वाली है. एक ही मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे. परमेश्वर उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है. एक्चुअल में शेड्यूल जो बनता है उसमें बहुत सारे इफ बट लगे होते हैं, मतलब बहुत सारे केसेस रहते हैं, है ना. तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है. जैसे ही पॉसिबिलिटी होगी आपकी क्लास चालू हो जाएगी. 3 दिन भी आपकी क्लास चलेगी, है ना. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चिंता मत करो. वैसे ऐसा ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा होता नहीं होगा कि आपको क्लास करने के लिए क्लास ना मिले. बहुत बार मैंने देखा बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर 6 घंटे क्लास चल रही है, कैसे मैनेज करें. मतलब यू आर लकी कि आपके पास में टाइम है. इसलिए जबरदस्ती ऐसा मत करो कि लाइक बहुत ज्यादा क्लासेस हो जाए, फिर आपके ऊपर लोड इतना आ जाए कि आप सिर्फ क्लास कर पाए, खुद को टाइम ही नहीं दे पाए सेल्फ स्टडी के लिए. हाँ, ये देखो उसकी चल रही है ना. इसलिए जल्दबाजी मत करो. जितना क्लास मिल रहा है आप, अगर अभी आपको कम मिल रहा है तो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट शेड्यूल में आपकी क्लासेस ज्यादा रहेगी. जिसको अभी क्लासेस ज्यादा मिल रही है हो सकता है नेक्स्ट शेड्यूल में उनकी क्लासेस कम हो जाए. सो ये एक बैलेंस रहता है, जिसको डिस्टर्ब नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है. कहीं तुम बोलो सर क्लास चाहिए फ्री लगा दे 8 घंटे क्लास, बोला लो पढ़ो क्लास. ठीक है ना. तो अभी थोड़ा सा टाइम मिल रहा है खुद के लिए, तो आप उसको यूटिलाइज करो, पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, उसमें थोड़ा सा टाइम दो. यही टाइम मिला है. अगर क्लासेस लगने लग गई तो फिर वापस से आप वो टाइम दे नहीं पाएंगे उन्हें. सो मूव करते हैं बेटा. अब सभी लोगों ने मेरे ख्याल से क्लास ज्वाइन कर लिया होगा. सो अब मूव करते हैं हम लोग यहां से हमारे अगले पॉइंट के ऊपर. और बेसिकली ये जो पॉइंट है ये है आपका, अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये है कौन है, ये सिंगल स्लाइडर. सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन. सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन. क्लास टाइम टेबल सही है सर? हाँ सही है ना. हाँ बस ठीक है. सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन अगर मैं बात करूं, देखिए सिंगल स्लाइडर कैसा हमें दिखाई देगा. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, बेटा इस सिंगल स्लाइडर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है. जल्दी से सभी लोग बता दो, इस सिंगल स्लाइडर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है. ये 1 नंबर लिंक, ये 2 नंबर लिंक, ये 3 नंबर लिंक और ये 4 नंबर लिंक. सिंगल स्लाइडर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे. एक बार सभी स्टूडेंट्स बता दो भाई, सिंगल स्लाइडर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है. वन. वेरी गुड.
अब अगर आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आप जानते हैं, जब एक लिंक फिक्स होगा, तो मैं आपको कुछ और चीजें भी बता देता हूं। 1 और 2 के बीच में किस तरह का पेयर है सर? रेवोल्यूट पेयर है। 2 और 3 के बीच में किस तरह का पेयर है सर? रेवोल्यूट पेयर है। 3 और 4 के बीच में किस तरह का पेयर है सर? रेवोल्यूट पेयर है। 1 एंड 4 के बीच में किस तरह का पेयर है सर? प्रिज्मेटिक पेयर है। तो बेसिकली बेटा इस तरह के चेन को आप 3r+1p चेन भी बोलते हो। इस तरह के पेयर को आप 3r+1p चेन भी बोलते हो। बेटा हमें पढ़ना है यहां पर इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर। हमें क्या पढ़ना है यहां पर? इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर, इन्वर्जन्स ऑफ सिंगल स्लाइडर चेन। सिंगल स्लाइडर चेन के हमें इन्वर्जन पढ़ने हैं। एक नंबर इन्वर्जन की अगर मैं बात करूं तो एक नंबर होगा इफ लिंक नंबर 1 इज फिक्स्ड। इफ लिंक नंबर 1 इज फिक्स्ड, अगर लिंक नंबर 1 आपका फिक्स होता है तो, अगर लिंक नंबर 1 आपका फिक्स होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको ये जो चेन है ये कैसी दिखाई देगी? अभी दिखा देते हैं। ये एक नंबर को आपने फिक्स कर दिया, ये आपने कुछ ऐसा फिक्स कर दिया इसे। अब देखो कॉमन सेंस बोल रहा है कि सर अगर आप इसको रोटेट करवाओगे, कॉमन सेंस बोल रहा है कि अगर आप इसे रोटेट करवाओगे तो ये जो स्लाइडर है ये रेसिप्रोकेट करेगा। तो बेसिकली इस तरह का मोशन जो है या इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग कहां यूज करते हैं, उसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा उसकी एप्लीकेशंस। हम यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन में, हम यूज करते हैं ये कहां पर? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर। रेसिप्रोकेटिंग टर्म आ रहा ना, मतलब उसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग होता होगा। क्लियर है? तो ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग इंजन की बात हो रही है जिसके अंदर इस तरह का इन्वर्जन यूज होता है। एक्चुअल में जब हम लोग एन या जेएन के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां पर ऐसा बहुत बार होता है, आपको बोल दिया जाता है कि अगर किसी सिंगल स्लाइडर में लिंक नंबर 1 को फिक्स कर दिया जाए तो बताइए 4 में से कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर उसके इन्वर्जन को यूज किया जाएगा? तो आप बताएंगे कि अगर चारों में कहीं पर भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन लिखा हुआ है तो उस पर मार्क कर दीजिए। अगर ये नहीं हो, चारों में कहीं पर भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लिखा हुआ हो तो आप उसके ऊपर मार्क कर दीजिए। ये एक लाइट जल क्यों नहीं रही? इसको जलाते हैं। इतनी ही जलेगी लगता है, उम्र हो गई लाइट की, है ना? तो इन दोनों में से कोई भी नाम अगर आपको वहां पर देखने को मिलता है तो बड़ी आसानी से आप उसे मार्क कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। जेईई में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे ये लिखवाना पड़ रहा है कि एक नंबर को फिक्स करने पर ये कहां यूज होता है। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे इफ लिंक नंबर 2 इज फिक्स्ड, अगर लिंक नंबर 2 को फिक्स कर दिया जाए, अगर बेटा लिंक नंबर 2 को फिक्स कर दिया जाए तो ये कैसा दिखाई देगा? ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। सो बेसिकली 2 नंबर अगर फिक्स होता है तो ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? इसका अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं सो यहां से एक आती है आपके पास में विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। नंबर 2 एक आता है आपके पास में रोटरी इंजन। पहले बात करते बेटा रोटरी इंजन। इस रोटरी इंजन को हम लोग जीनोम इंजन भी बोलते हैं। ये जो रोटरी इंजन है बेटा इसे हम लोग जीनोम इंजन भी बोलते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर यूज होता है। अगर मैं बात करूं अब नंबर 2 विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, तो ये एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है जो शेपर में यूज होती है। जब आपने प्रोडक्शन पढ़ा होगा तो प्रोडक्शन वाले सर ने बोला होगा कि ये जो शेपर है ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म से जुड़ा होता है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं होगा कि एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कैसी होती है, क्योंकि वो काम थ्योरी ऑफ मशीन वाले सर का होता है। सो बेसिकली आपके सिलेबस में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लिखा हुआ है, इसलिए
हमको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इन्वर्जन्स के अंदर तो इनके नाम ही पढ़ने होते हैं, लेकिन फिर भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आपके सिलेबस का हिस्सा भी है, इसलिए हमें इस क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट आप इस चीज को याद रखिए, अगर लिंक नंबर 2 अगर फिक्स होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको रोटरी इंजन और विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। रोटरी इंजन एयरक्राफ्ट में यूज होता है, अगर हम बात करें यहां पर विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म तो ये शेपर में यूज होगा। एक बार बोलेंगे इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार सभी लोग बताएंगे बेटा इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे बेटा इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर, वेरी गुड। तो अब हम लोग इस विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को बेटा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। देखो एक पॉइंट मैं आपको फिर से बोल देता हूं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप लोग प्रॉपर अटेंशन देकर इस चीज को समझना, क्योंकि मैं एक ही बार समझा पाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है इसलिए एक ही बार समझा पाऊंगा। अगर आपको दोबारा समझना होगा तो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, इसलिए मैं हर एक स्टेप के बाद आपसे पूछूंगा कि समझ में आया या नहीं आया। अगर वो पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो वो पॉइंट रिपीट कर दिया जाएगा, पर पूरा मैकेनिज्म रिपीट करना मतलब टाइम वेस्टिंग वाली चीज हो जाएगी, इसलिए पूरा मैकेनिज्म मैं रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान रखना। तो आप लोग पूरे अटेंशन के साथ में इस चीज को समझे। पहले तो मैं यहां पर वो बना देता हूं, ये लिंक नंबर 2 होगा, ये आपका लिंक नंबर 3 होगा, ये लिंक नंबर 4 कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये 1 है एक्चुअल में 4 नहीं है, अभी बताऊंगा कैसे। अभी बताऊंगा कैसे बन रहा है ये, थोड़ी देर के लिए आपको पेशेंस रखना और शांति से देखना है सिर्फ। अगर ये देखोगे नहीं ना कैसे बना, तो फिर आप अपनी कॉपी में बना भी नहीं पाओगे इसे। इसके अंदर एक स्लाइडर है, ये देखो छोटू सा स्लाइडर, और तो देखो क्या है कि ये है आपका लिंक नंबर 1, ये है लिंक नंबर 2 और ये है लिंक नंबर 3 और ये स्लाइडर है लिंक नंबर 4। एक बार सभी स्टूडेंट बोलेंगे इतनी बात समझ में आई या नहीं है? ये स्लाइडर इस 1 नंबर के अंदर डांस कर सकता है, मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है ना? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि फिर ऐसा नहीं हो कि आगे बढ़ जाए फिर आप बोलो सर वो जो आपने बनाया था ना वो समझ नहीं आया, बाकी सब समझ आ गया। और थोड़ा सा अटेंशन देके बैठो बेटा, ये बहुत काम की चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। अब आप बड़े हो गए हो तो कहीं ना कहीं ये चीजें आप एक बार में समझने की कोशिश करो, आप ही का समय बचेगा। ये आपका टूल है जिसको आप शेपर बोल सकते हो। तो आपने 4 लिंक, ये आपका विथवर्थ था जिसके अंदर आपने टूल को कनेक्ट करने के लिए 5वां लिंक लगाया है, और शेपर जो टूल आपका खुद है उसको आपने लिंक नंबर 6 बोल दिया है। बेसिकली इसको मैं बोल रहा हूं O, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं Q, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं C डैश, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं B डैश, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं A डैश। चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं इस B के इस नाम को हटा दूंगा, यार मेरे पास जगह नहीं है, तुम समझ ही जाना सर क्या पढ़ा रहे हैं, है ना? अगर मैं बात करूं बेटा इस B के पाथ को, B डैश के पाथ को, तो ये B डैश का पाथ जो है ना एक सर्कुलर पाथ होगा। अभी देखो कैसे बताते हैं, अभी ये बन जा भाई, अभी सर्कुलर ही लग रहा है, ठीक। ये जो C डैश है ये भी एक सर्कुलर पाथ है, अब ठीक।
अभी आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी, धीरे धीरे बात समझ में आएगी, धीरे धीरे, है ना, मैंने बोला धीरे धीरे। देखो क्या होता है, बिगिनिंग की बात कर रहा हूं, क्या होता है बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, ये जो आपका लिंक नंबर 3 है, ये जो आपका लिंक नंबर 3 है, ये इस जगह पर रहता है, और ये जो आपका लिंक नंबर 3 है, जस्ट वेट वेट वेट, ये इस जगह पर रहता है, और आपका लिंक नंबर 1 ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और शांति बनाए रखनी पड़ेगी। और ये है आपका स्लाइडर। मोशन को समझने के लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैनर में हम लोग डायग्राम को डील करेंगे। यहां पर 5 नंबर जुड़ा होगा, और 5 नंबर भी, ये देखो 5 नंबर भी ऐसे 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 ऐसे, ये आ गया। इस जगह पर आपका टूल जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बेटा आपका बी, और ये पॉइंट है आपका सी। अब आपकी कहानी, अब आपकी पिक्चर चालू हो रही है। आपने इसको दिया एक ओमेगा, लिंक नंबर 3 को, अभी उसकी भी जरूरत पड़ेगी बेटा, अभी उसकी भी जरूरत पड़ेगी, चिंता मत करो, है ना। अभी पिक्चर सिर्फ चालू हुई है, तो येलो भी, और भी कोई तुम्हारी डिमांड हो तो बताओ, वो कलर भी यूज करेंगे, सब यूज करेंगे, है ना। ये जानबूझ के डार्क शेड लिया है ताकि व्हाइट आपको ऊपर से दिखता रहे, कि मेन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको ऊपर से दिखता रहे, जानबूझ के लिया, चिंता मत करो, कारण है इनके पीछे। सो जब आपने इसको ओमेगा दिया है तो क्या होगा, ये बी पॉइंट ऊपर जाएगा, देखो ऐसे 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 ऐसे, और ये आ गया बी डैश पर। जब ये ऊपर जा रहा होगा, ऑफ कोर्स ये नीचे आएगा ना, तो ये सी पॉइंट देखो ऐसे 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 और ऐसे नीचे आएगा। जब ये ऊपर गया, ये नीचे आया, तो ये आगे जाएगा ना, ऐसे 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 और ऐसे। वंस अगेन देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, बी ऊपर जा रहा है, सी नीचे आ रहा है, बी ऊपर जा रहा है, सी नीचे आ रहा है, बी ऊपर जा रहा है, सी नीचे आ रहा है, और उसके बाद में ए जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बोले यस और नो। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना पॉइंट बेटा आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो भाई, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखो, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। है ना, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अगर इतना क्लियर है तो अभी रुकने वाला थोड़ा ही है, अभी तो ये और आगे जाएगा। ये इधर से इधर से इधर से ये बढ़ता जाएगा ऐसे, इसको जाने दो, ये भी यहां से रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ता जाएगा ऐसे। और ये पहुंच जाएगा इस जगह पर, ये पहुंच जाएगा बेटा इस जगह पर। ठीक है, और ये पहुंच जाएगा इधर से ए डबल डैश पर। हाँ भाई, क्या हुआ पॉइंट ए का? कुंदन कुमार के बताओ, के पॉइंट ए का क्या हो गया? इतना लेट कमेंट कर रहे हो यार। के 4G नेट, अब 5G नेट आ गया है, थोड़ा सा तेज नेट लेके आओ।
अच्छा, खुद ही क्लियर कर रहे हो, खुद ही डाउट बता रहे हो। चलो सो फिर से बेटा ऑब्जर्व करते हैं, फिर से ऑब्जर्व करते हैं। देखो बी ऊपर जा रहा है, सी नीचे आ रहा है, बी ऊपर जा रहा है, सी नीचे आ रहा है, बी ऊपर जा रहा है, और ये मूव करते हुए यहां आ गए। जब सी इधर आ रहा था तो ए को आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, और यहां तक ले आया। ठीक है ना। अब देखो ये जो नई कॉन्फ़िगरेशन आई है इसको भी पहचानते हैं। इस जगह पर ये आ गया आपका 3 नंबर। अगर ये आपका 3 नंबर आ गया तो ये स्लाइडर कुछ ऐसा दिखाई देगा ना। अगर ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो 1 नंबर कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो एक नंबर जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है। और इसके साथ में जुड़ा हुआ है आपका 5 नंबर। इसके साथ में जुड़ा हुआ है 5 नंबर। ठीक है। अब देखिए इतना अरेंजमेंट मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके आगे की कहानी को आप समझिए, इसके आगे की कहानी को समझिए। ये जो पॉइंट है इसको आपने बोल दिया है बी डबल डैश। ये जो पॉइंट है लिटिल बिट करेक्शन, लिटिल बिट करेक्शन, लिटिल बिट करेक्शन। अरे यार ये दिक्कत हो गई। ये यहीं तक होगा ना, ये यहीं तक, फिर इसके साथ जुड़ेगा 5 नंबर। अब ठीक है, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। सर सी सर्कल के बाहर चला जाएगा। हाँ वही बेटा, वही सी डैश और ये आ गया सी डबल डैश। वही पॉइंट, छोटी छोटी चीजें ना, इनको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ये आपके पास में आ गया बी डबल डैश, ये आ गया बेटा सी डबल डैश, और ये आ गया आपके पास में ए डबल डैश। अब देखो आगे का मोशन देखिए, बी और आगे चलता जाएगा। अब समझ में आया कि भाई प्रोडक्शन वाले इस मैकेनिज्म को क्यों नहीं पढ़ाते। ये कोई हल्का मैकेनिज्म नहीं है। और ये घूम फिर के आ गया बेचारा बी के ऊपर। इसी तरह से ये सी डबल डैश ऐसे चलता रहेगा। और ये जो बेचारा ए डबल डैश है ये वापस आ जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे। तो जहां से सबने शुरुआत की थी सब वहीं पर आ गए। अब एक साथ समझते हैं इस बात को, एक साथ समझते हैं। सी और बी, देखो आपने जैसे ओमेगा दिया, बी ऊपर जा रहा है, बी ऊपर जा रहा है, जस्ट इमेजिन करना ए आगे चल रहा है, बी ऊपर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, ए राइटवर्ड जा रहा है, बी ऊपर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, ए राइटवर्ड जा रहा है। तो बी से बी डैश, सी से सी डैश और ए से ए डैश, रुक नहीं रहे, अभी बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, और ये आगे हम लोग बी डबल डैश, सी डबल डैश, ए डबल डैश। लेकिन बेटा जब अब जब ये सी डबल डैश अंदर आएगा तो ये क्या करेगा, उस टूल को खींचेगा। तो ये बी डबल डैश आगे बढ़ गया, सी डबल डैश इधर जा रहा है, तो ऐसे में वो टूल को वापस इधर खींच रहा है, वापस इधर खींच रहा है, और हम आ गए वापस बी पर, सी पर और ए पर। देखो और बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। देखो और बताओ बात समझ में आई या नहीं आई सभी स्टूडेंट्स। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो बेटा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, वरना इतनी अच्छी चीजें आप समझ नहीं पाओगे। अरे रुको यार, हर चीज का एक टाइम होता है प्रिंस। आपको कितनी बार बताया है। अब आपका जब जन्म हुआ होगा उसके बाद आप 1 साल के हुए होंगे, 2 साल के हुए होंगे, 3 साल के हुए होंगे, पहले आपको चलना सिखाया होगा, फिर आपको साइकिल दी होगी। ऐसा थोड़े डायरेक्ट प्लेन दे दिया तुमको कि चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हर चीज का टाइम होता है। अब तुम चाहते हो डायरेक्ट एनिमेशन दिखा दो, तो फिर तुम्हारा दिमाग कैसे चलेगा। एनिमेशन भी दिखाएंगे, जब तुम नहीं बोलोगे तब भी दिखाएंगे एनिमेशन। तो
लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है ना, दिमाग है उसको काम में नहीं लोगे तो बंद हो जाएगा। हाँ बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो अगर कोई डाउट है तो बताओ। ये मैं बना रहा हूं, मैं चाहता तो यहां पर इसका फोटो ले आता, प्रेजेंटेशन ले आता और उसमें दिखा देता, देखो ऐसा होता है। अरे बाकी लोग बोलो क्लियर या नहीं क्लियर, या कोई डाउट है? बी से बी डबल डैश, देखो एक बार और देख लो, एक बार और समझिए। एक आपने लिखा है बैकवर्ड पर ए पॉइंट, अब इसका क्या मतलब समझे यार? पूरा लिखो ना। बी का सेंटर पॉइंट क्या है? हाँ सोनू बताते हैं, ये तो अच्छा पॉइंट है आपका। देखिए इस तरह की चीजों से अगर आप भागेंगे तो आप कभी भी अच्छी चीजें नहीं सीख पाएंगे। देखो मैं चाहता तो यहीं पर खत्म कर देता, मैं बोलता हाँ भाई ये दो याद कर लो नाम, लेकिन मैंने ये बनाया और मुझे पता है कि ये एक बार में किसी के दिमाग में जाता नहीं है, पर आपको ऐसा बोला कि एक बार में सीखना है तो शायद आपने 60% चीजों पर तो ध्यान दिया ही होगा। 100% अगर दिमाग में नहीं गई तो 60% चीजें तो गई होगी। लेकिन आप इस तरह की चीजों से भाग नहीं सकते, लाइक ये अरे यार पता ही नहीं चल रहा कैसे मोशन हो रहा है, छोड़ो। जब ये वाली चीज आपके दिमाग में आ जाएगी तो फिर आप किसी भी मैकेनिज्म को समझ नहीं पाएंगे, और मैकेनिज्म नहीं समझ पाएंगे तो थ्योरी ऑफ मशीन पूरा बेकार हो जाएगा आपका। मैंने आपको शुरू से बताया कि पहला चैप्टर मतलब आपका फाउंडेशन है, सो पूरा अटेंशन, पूरे दिल और दिमाग दोनों को आप इसके अंदर लगा दो, उसके बाद आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सी पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट है, यहां से शुरुआत हो रही है। तो जब बी थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो सी थोड़ा सा नीचे आएगा, जब बी ऊपर जाएगा तो सी थोड़ा सा नीचे आएगा। बी कैसे है? बी देखो ऐसे है, ये ओ पॉइंट है और इस लिंक के ऊपर यहां पर बी है, तो ये जब रोटेट करेगा तो ये ऊपर जाएगा। सोनू कुमार आई थिंक आपको इसका सेंटर मिल गया होगा, ओ इसका सेंटर है। तो जब ये ऐसे ऊपर जा रहा होगा, जब ये ऐसे ऊपर जा रहा होगा तो ये जो लिंक नंबर 1 है ये नीचे आ रहा होगा। ये देखो एक पॉइंट यहां पर, एक और कुछ चीज मुझे मिल जाए मार्कर, हाँ ये रहा। देखो ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। जब बी पॉइंट ऊपर जाएगा बेटा, जब बी पॉइंट ऊपर जाएगा तो सी पॉइंट नीचे आ रहा होगा। जब पहले एक बार सुनिए, पहले एक बार सुनिए, डाउट मत बोलना, डाउट मत बोलो बीच में। एक टाइम पर एक ही चीज का जवाब दे पाऊंगा, फिर मैं आपको फिर मौका दूंगा कि अगर कोई डाउट है तो बताओ। सो जब बी ऊपर जाएगा, जब बी ऊपर जाएगा तो सी नीचे आएगा, और ये हम पहुंच गए बी से बी डैश पे और सी से सी डैश पे। जब देखो ये सी से सी डैश का मोशन हुआ होगा तो 5 नंबर ने इस शेपर को पुश किया होगा ना आगे, तो ये ए से ए डैश पे चला गया होगा। सो बी से बी डैश, सी से सी डैश। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये और आगे गया होगा, और आगे गया होगा, और आगे गया होगा, और सी भी मूव करता गया होगा, और ये आ गया आपके पास में बी डबल डैश सी डबल डैश, और यहां से आप आ गए ए से ए डबल डैश के ऊपर, यहां से आप आ गए ए से ए डबल डैश के ऊपर। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर अभी भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछो। अगर अभी भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछो। यहां तक ही क्लियर करना है, तो इसके आगे क्लियर थोड़ी करना है, इसके आगे तो मैं क्लियर करूंगा।
चलो इसके आगे बढ़ते हैं फिर। देखो बेटा इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो क्या ऑब्जर्व किया हमने, सबसे पहले चीज की बी घूम फिर के वापस यहां पे आ गया, मतलब लिंक नंबर 3 कंप्लीट रोटेट कर रहा है। सी घूम फिर के वापस इधर आ गया, मतलब लिंक नंबर 1 भी कंप्लीट रोटेट कर रहा है। वो सब चीजों में फॉरवर्ड क्या है बैकवर्ड क्या है उस पर बात करेंगे भी, है ना, उसके ऊपर अभी बात करेंगे। अभी मुझे एक्सप्लेन करने दो, है ना, फिर मैं बात करूंगा उस पर। सो ये कंप्लीट रोटेट कर रहा है लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 1 भी कंप्लीट रोटेट कर रहा है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये आ रहा है, लिंक 1 एंड लिंक 3 कैन मेक complete rotation, can make complete rotation। बताओ पहला पॉइंट क्लियर हुआ भाई, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 3 जो है वो कंप्लीट रोटेट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे यहां पर, तो वो ये है कि आप लिंक नंबर 3 को इनपुट दे रहे हैं, ये देखो, और वो इनपुट जो है उसको आप कांस्टेंट मान रहे हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं, इनपुट प्रोवाइड्स ऑन लिंक 3 एंड assumed to be constant, assumed to be constant, assumed to be constant, ये हमने माना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो बेटा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, इसमें एक टर्म हम डिफाइन करते हैं और उस टर्म को बोला जाता है क्विक रिटर्न रेशियो, क्विक रिटर्न रेशियो, जिसको हम बोलते हैं QRR, जिसको हम क्या बोलते हैं, QRR। सो ये आपका क्विक रिटर्न रेशियो है जिसको आप QRR बोलते हैं। तो सर ये QRR क्या चीज है, ये है बेटा टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक डिवाइडेड बाय टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक। सर आपने जो फॉर्मूला दिया है वो है टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक डिवाइडेड बाय टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक। अगर मैं फॉर्मूला ऐसा लिख दूं तो टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक डिवाइडेड बाय टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक, तो क्या मेरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा? नहीं, आपका फॉर्मूला भी सही रहेगा। क्विक रिटर्न रेशियो का मतलब है टाइम रेशियो, बस टाइम रेशियो। सो फॉरवर्ड का टाइम पहले लिखो या रिटर्न का टाइम पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझना है कि आपने ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्यों बनाई। बेटा ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनाने के पीछे आपका क्या काम था, क्या कारण था, वो समझिए। एक्चुअल में आपने सोचा कि यार जब कोई टूल फॉरवर्ड स्ट्रोक में होता है तो फॉरवर्ड स्ट्रोक को बोला जाता है वर्किंग स्ट्रोक, मतलब वो कुछ ना कुछ काम करके जा रहा है। लेकिन जब कोई टूल रिटर्न स्ट्रोक में होता है तो उसको आप बोलते हो आइडल स्ट्रोक, कोई काम नहीं करेगा, चुपचाप से वापस आ जाएगा। तो एक साइड तो आप कुछ काम करते हुए जा रहे हो, एक साइड आप चुपचाप से वापस आ रहे हो। अगर दोनों कंडीशन में आप टूल को सेम टाइम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं रिटर्न वाला टाइम जो है वो आपका वेस्ट हो रहा है। अरे एक लॉजिक यूज करना, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने कभी टॉफी का पैकेट लेके अपनी क्लास में टॉफी या चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की होगी। तो एक साइड आप इमेजिन करो कि डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हो, ये वर्किंग स्ट्रोक है। एक साइड आपने क्या किया, चुपचाप से भाई जब आखिरी के बच्चे को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब तो वापस आ जाओगे ना। तो जाने में कितना टाइम लगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक, आने में कितना टाइम लगा, रिटर्न स्ट्रोक। तो आपने कहा काम करते हुए जा रहा हूं तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, फ्री में आऊंगा तो टाइम कम लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट आप यहां यूज करना चाह रहे हो। आपने बोला जब वो वर्किंग स्ट्रोक में है तो टाइम लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो फ्रीली वापस आ रहा है तो फिर किस बात का टाइम, तो वो टाइम तो कम होना चाहिए। इसीलिए इस मैकेनिज्म का नाम पड़ा क्विक रिटर्न
क्विक रिटर्न, जल्दी वापस आना। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूं? वेरी गुड। सो आप फॉरवर्ड ऊपर लिखो या रिटर्न ऊपर लिखो, डजंट मैटर, लेकिन अगर फॉरवर्ड ऊपर है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। लेकिन अगर आप रिटर्न अपॉन फॉरवर्ड लिख देते हो तो रिटर्न का टाइम तो कम होता है, इसलिए आपका आंसर लेस देन 1 आएगा। तो जब भी वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको बताएगा कि क्विक रिटर्न रेशियो आपको ग्रेटर देन 1 बताना है या लेस देन 1 बताना है। जब भी ग्रेटर देन 1 बताना हो आप फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न करना, जब लेस देन 1 बताना हो आप रिटर्न अपॉन फॉरवर्ड बताना। श्रवण आप थोड़ी देर के लिए मुझे कंप्लीट करने दो, मैं आपको बोलूंगा कि आपका अगर कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है ना। इन बिटवीन अगर डाउट आते रहेंगे तो फिर मुझे मतलब वो चलता रहेगा, लाइक डिबेट नहीं होती कि भाई तुमने कुछ पूछा मैंने कुछ बताया। सब थोड़ी देर के लिए सभी स्टूडेंट से सुनिए, है ना। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि अब अगर आपका जो पढ़ाया उससे रिलेटेड डाउट है तो वो पूछो, क्योंकि आगे की बात तो एक साथ नहीं बता सकते ना सारी बात। हाँ, तो हमने क्या बोला कि जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है उसका टाइम ज्यादा होगा, रिटर्न स्ट्रोक का टाइम कम होगा, इसलिए ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अब सोचिए कि सर टाइम, फॉरवर्ड स्ट्रोक का टाइम कैसे पता करूंगा मैं? हम अगर फॉरवर्ड स्ट्रोक का टाइम पता करना चाहते हैं तो कैसे पता करेंगे? तो हमने बोला टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। हमने कहा सर टाइम के बारे में हम जानते हैं, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, या बोल सकते हो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो आपने बोला कि लिंक नंबर 3 फॉरवर्ड में कब है? अभी एक बच्चा बोल रहा था, उसको मैं बताता हूं। जब लिंक नंबर 3 यहां से यहां रोटेट करके आएगा, किसने बोला था बहुत दूर चला जाएगा, कुछ ऐसा मैं बताता हूं, परमेश्वर, कि सर 180 डिग्री पे होगा तो सबसे दूर होगा, वही मैं बता रहा हूं परमेश्वर। आप देखिए अब वो पॉइंट आया, जब लिंक नंबर 3 यहां से घूमकर यहां आएगा उस टाइम पर आपका ए मैक्सिमम डिस्टेंस पर चला गया। जब लिंक नंबर 3 बेटा यहां से घूमकर वापस यहां पर आ जाएगा, तब आपका लिंक नंबर, ये जो टूल है, ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। कहां से चालू किया और कहां तक गया उसको बोला जाता है स्ट्रोक लेंथ। तो आपने बोला सर जब लिंक नंबर 3 यहां से यहां पर आ गया तो ये यहां पर चला गया, तो ये आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक है, ये आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक था। तो हमने बोला लिंक नंबर 3 जब इधर से इधर आ रहा है तो वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में, जब इधर से इधर आ रहा है तो वो रिटर्न स्ट्रोक में। हमने कहा लेट अस सपोज इफ दिस एंगल इज थीटा, सो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस 2 थीटा। तो आपने क्या बोला? लिंक नंबर 3 का बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 360 माइनस 2 थीटा। लिंक नंबर 3 फॉरवर्ड में ना यहां तक, तो इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 360 माइनस 2 थीटा। इसकी स्पीड कितनी है? ओमेगा 3। हमने बोला टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक बताओ जरा। इसने 2 थीटा एंगल कवर किया रिटर्न स्ट्रोक में, देखो ये 2 थीटा एंगल कवर किया है, और लिंक नंबर 3 की स्पीड अभी भी कितनी है? ओमेगा 3। तो आपने बोला सर अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपने टाइम इन फॉरवर्ड और टाइम इन रिटर्न दोनों डिफाइन कर दिया। तो क्यों ना अब मैं यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला डिफाइन कर दूं। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला बोल रहा है क्विक रिटर्न रेशियो इक्वल्स टू फॉरवर्ड का टाइम 360 माइनस 2 थीटा बाय ओमेगा 3, रिटर्न का टाइम 2 थीटा बाय ओमेगा 3। सो क्विक रिटर्न रेशियो बेटा आपके पास में आ रहा है 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। ये आपके पास में आ गया क्विक रिटर्न रेशियो का फॉर्मूला। ये आपके पास में आ गया क्विक रिटर्न रेशियो का फॉर्मूला। क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये क्विक रिटर्न रेशियो का फॉर्मूला है तो ये तो थीटा पर डिपेंडेंट है, सो थीटा कहां से लेकर आऊं? सो मैं थीटा कहां से लेकर आऊंगा? तो देखो बेटा थीटा कहां से लेके आओगे आप? थीटा अगर आपको फाइंड करना है, थीटा अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? इस डायग्राम में देखोगे इस ट्राइंगल को,
इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल है आपका थीटा। तो हमने कहा सर इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लो। ये देखो, इस ट्राइंगल को हमने बाहर निकाल लिया, ये वाला एंगल है आपका थीटा। हमने कहा ये लेंथ कौन है, ये लिंक कौन सा, लिंक नंबर 2 है, तो इसकी जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे L2। ये लिंक नंबर 3 है, इसकी जो लेंथ होगी बेटा उसको बोलेंगे L3। तो हमने बोला अगर मैं यहां पर लिख देता हूं cos थीटा, तो ये बन जाएगा L2 बाय L3। ये क्या बन जाएगा बेटा, L2 बाय L3। तो आप कहेंगे सर अब हमारे पास में थीटा भी अवेलेबल है, यहां से थीटा मिल जाएगा और उसको यहां पुट कर देंगे। जैसे हम पुट कर देंगे हमारे पास में क्विक रिटर्न रेशियो आ जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट जो बताया है वो बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर क्लियर नहीं हुआ है, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो डाउट पूछो। क्लियर हो गई इतनी कहानी? चलिए वेरी गुड। अगर इतनी कहानी क्लियर हो गई है, अगर इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई है तो बहुत ही बढ़िया। कुछ और पॉइंट्स है जिनको हम लोग यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए उनको ऑब्जर्व करने से पहले अगर आपका कोई और डाउट है इससे रिलेटेड, जो पढ़ाया है वो नहीं, उसके अलावा भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। देखो कोई डाउट है तो बताओ। डाउट नहीं है तो एक बार क्लियर लिख दो, ताकि इन बिटवीन आप कोई डाउट ना पूछो। कोई भी जो इधर उधर की बातें कर रहे थे वो भी पूछ लो एक बार, और नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर, ऑल क्लियर, एक बार क्लियर लिख दो ताकि इन बिटवीन आप कुछ बोलो नहीं, मुझे पता रहे क्लियर है। किसी ने डाउट पूछा तो है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब कोई मत बोलना, अब सुनना आराम से। सर अगर मुझे स्ट्रोक लेंथ फाइंड करनी है, अगर मुझे यहां पर स्ट्रोक लेंथ फाइंड करनी है तो मैं स्ट्रोक लेंथ कैसे फाइंड करूंगा? सर यहां से यहां तक जा रहा है टूल, आपका जो टूल है वो यहां से यहां तक जा रहा है। अगर आपका टूल यहां से यहां तक जा रहा है, इसका मतलब यही तो स्ट्रोक लेंथ होगी। तो स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू क्या बोला जाएगा? स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू बोला जाएगा ए डबल डैश, ए डबल डैश। सो अगर मैं ए डबल डैश, सर ये स्ट्रोक लेंथ जो है, क्या ऐसा नहीं बोल सकते कि सी जितना आगे गया होगा उतना ही तो ए आगे गया होगा ना? तो दिस विल इक्वल्स टू सी डबल डैश। नहीं दिख रहा है मतलब, नहीं दिख रहा है का क्या मतलब हुआ भाई? ये स्क्रीन में कट रहा है क्या? ओके 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 ओके, अभी स्क्रीन में ले आते हैं, क्यों चिंता करते हो? ये लो, सर को सब आता है। ये दिख गया? अरे इंजीनियरों में चिंता मत करो, निम्बस लिखा हुआ है यहां पर, अभी दिख रहा होगा ना यार? अभी दिख रहा है क्या? बोलो। ठीक है, चलो नहीं दिख रहा हो तो फिर भी बोल देना। सो स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू ए डबल डैश इक्वल्स टू सी डबल डैश, मतलब इसके बराबर हो गया ये। अब सर ये जो डिस्टेंस है इसको मैं लिख सकता हूं सी क्यू सी डबल डैश। हाँ कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं। सो स्ट्रोक लेंथ देखो, फिर से लिख रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं बेटा, फिर से लिख रहा हूं। सी डबल डैश इक्वल्स टू सी क्यू प्लस क्यू सी डबल डैश। है ना? सी क्यू डबल डैश। अब देखो यार, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर ही है ना? यहां से यहां की डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस, ये तो बराबर ही है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू सी क्यू को भी क्यू सी डैश और इसको भी क्यू सी डैश। तो आपने बोल दिया स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू सी डैश।
ये बन गया आपके पास में एक और बहुत प्यारा रिजल्ट। बताओ बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया है वो बताता हूं, जो पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया है और किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया है वो मैं आपको बताता हूं। आपने ऑब्जर्व किया है कि सर क्यूसी डैश लिंक नंबर 1 का ही एक हिस्सा है, क्यूसी डैश लिंक नंबर 1 का ही एक हिस्सा है, क्यूसी डैश लिंक नंबर 1 का एक हिस्सा है। तो इसका मतलब लिंक नंबर 1 को जितना नीचे तक आप लेकर आओगे बेटा, लिंक नंबर 1 को जितना नीचे तक आप लेकर आओगे स्ट्रोक लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। स्ट्रोक लेंथ जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी, है ना? बात समझे कि नहीं समझे? स्ट्रोक लेंथ जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ जो क्विक रिटर्न रेशियो है वो कौन कौन सी लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है? जो क्विक रिटर्न रेशियो बेटा वो कौन कौन सी लेंथ पर डिपेंडेंट है? ये बताओ जो क्विक रिटर्न रेशियो है वो कौन कौन सी लेंथ पर डिपेंडेंट है? सी डैश ए डैश, सी डैश ए डैश, नहीं यार मजा नहीं आया अंशिका, सी डैश बी डैश, सी डैश बी डैश, नहीं। जो क्विक रिटर्न रेशियो है क्यू सी डैश गंगाराम, क्यू सी डैश, ओहो नहीं इसमें भी मजा नहीं आया। जो क्विक रिटर्न रेशियो है माय डियर स्टूडेंट्स वो कौन कौन सी लेंथ पर डिपेंडेंट है? जरा ऑब्जर्व करो यार, इतने सारे स्टूडेंट्स हो, कोई तो ऑब्जर्व करके बताएगा ना। इंद्र कुमार, मैं पढ़ता हूं पहले पूरा नाम, इंद्र कुमार मौर्य, परफेक्ट जवाब, परफेक्ट जवाब दिया इंद्र कुमार ने। मेरे ख्याल से इंद्र कुमार का ये पहला ही कमेंट होगा। इंद्र कुमार तुम्हारा पहला ही कमेंट है, ये नाम ही मैंने अभी देखा है तुम्हारा। हाँ, और वो भी बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही जवाब दिया इंद्र कुमार ने। इंद्र कुमार ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। इंद्र कुमार ने कहा सर क्विक रिटर्न रेशियो जो है ना वो थीटा पर डिपेंडेंट है, और थीटा जो है ना वो L2 और L3 पर डिपेंडेंट है। तो इंद्र कुमार ने बोला कि सर क्विक रिटर्न रेशियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 इनकी लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो राज की बात सुन लो बेटा, राज की बात सुन लो। इस क्विक रिटर्न, इस क्विक, यार ये बैटरी कैसे खत्म हो गई इतनी जल्दी? हाँ ये गलत दिखा रहा है। हाँ, इस क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के अंदर अगर आप स्ट्रोक लेंथ को कम करते हो, ज्यादा करते हो, क्विक रिटर्न रेशियो पूरा आजाद है, इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक लेंथ डिपेंडेंट है क्यू सी डैश पर। सो ऑलवेज रिमेंबर इन विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म स्ट्रोक लेंथ इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्विक रिटर्न रेशियो, और क्विक रिटर्न रेशियो इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्ट्रोक लेंथ। बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि आपको बहुत कम स्ट्रोक लेंथ के लिए विथवर्थ को काम में लेना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि सर अगर स्ट्रोक लेंथ बहुत कम होगा तो शायद मैकेनिज्म पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन नहीं, विथवर्थ बोलता है आपका स्ट्रोक लेंथ बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा क्विक रिटर्न रेशियो क्यू सी डैश से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आजाद है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्यू सी डैश कितना भी हो। बोलो यार, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो अगर स्ट्रोक लेंथ आपका कम होता है तब भी क्विक रिटर्न रेशियो अनअफेक्टेड रहेगा। विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म can use for
स्मॉलर स्ट्रोक लेंथ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन, हाँ भाई कोई डाउट नहीं है ना, सब क्लियर है ना, एक बार बोल दो जल्दी से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एग्जाम में क्या पूछेगा। इतनी सारी चीजें बोली है, इसमें से कोई सा भी स्टेटमेंट आ सकता है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं आता है, अगर ये स्टेटमेंट नहीं आता तो बेटा ये क्वेश्चन तैयार रहेगा आपके पास में। वो बोलेगा कि एक लिंक है, एक विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है जो कि कुछ ऐसा बना के उसने दिया है, ठीक है। इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और बाकी की भी लेंथ वो दे देगा, हमें कोई मतलब नहीं है। वो बोलेगा बताओ क्विक रिटर्न रेशियो कितना होगा। तो हमने बोला सर क्विक रिटर्न रेशियो का फॉर्मूला होता है 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। तो हमने कहा थीटा क्या होता है, आपने कहा सर कॉस थीटा इक्वल्स टू L2 बाई L3। हमने बोला L2 कितना है, आपने बोला 20 सेंटीमीटर, L3 कितना, आपने बोला 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 1/2। तो हमने बोला थीटा कितना हो जाएगा, आपने बोला 60 सेंटीमीटर, हाँ 60 डिग्री सेंटीमीटर क्या। सो यहां पर आपने पुट कर दिया 180 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 60, तो ये बन गया आपके पास में 2, क्विक रिटर्न रेशियो 2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बेवकूफ बनाने के लिए एसएससी आरआरबी, अब आरआरबी को भी दिमाग में रखो बेटा, एसएससी आरआरबी या आपका स्टेट लेवल। स्टेट लेवल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि राजस्थान के बच्चे हो तो आरपीएससी, बिहार के बच्चे हो तो बीपीएससी, महाराष्ट्र के बच्चे हो तो एमपीएससी, ठीक है, जहां के भी हो, झारखंड के हो तो जेपीएससी। वो लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह का क्वेश्चन डिजाइन करके, ऐसे। तो जैसे वो इस तरह का क्वेश्चन डिजाइन करे तो आपको थोड़ी देर तो मुस्कुराना है और उनको बताना है कि हमने आपसे अच्छी थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ी है। ये वो देगा 20 सेंटीमीटर, ये वो देगा 40 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है मुझे मतलब ही नहीं है कैसा है मैकेनिज्म, मैं इतना जानता हूं cos थीटा बराबर क्या होता है L2 बाई L3। L2 कितना है बेटा 20, L3 कितना है बेटा 40, सो दिस विल बी हाफ, सो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। सो क्विक रिटर्न रेशियो बराबर 180 माइनस थीटा बटे थीटा बराबर 1/2, नहीं 2, ऐसा बोलना उसको। और ऐसा एक प्यारा सा स्माइली चिपका देना है कि हमें पहले से पता था ये। तो बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अरे बोलो यार पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उसने क्या कर दिया, इस क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को पलट दिया। हमने कहा आप पलटो इसको, 360 डिग्री पे घुमाओ, 90 डिग्री पे घुमाओ, 180 डिग्री पे घुमाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। और जैसे ही ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपने क्या किया, मैं बताऊं, आपके घर के आसपास बिग बाजार है, अरे है कि नहीं है, एक के घर के पास में है। तो आपको क्या करना है, उस बिग बाजार में जाना है, हाँ, और जैसे आप वहां पहुंचे तो वहां से खरीदना है बादाम, और थोड़े बादाम खाने हैं। जैसे आपने बादाम खाए, आपका दिमाग चला, आपने कहा कि सर अभी तक जितनी बार भी क्विक रिटर्न रेशियो उसने पूछा हमसे, जितनी बार भी क्विक रिटर्न रेशियो पूछा ना, उसका आंसर 2 ही आ रहा था, पता है क्यों आ रहा था, ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता, तो वो जानबूझ के ऐसी कैलकुलेशन बना के देता है जिस कैलकुलेशन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लो, उसमें ये 60 डिग्री सबसे फेवरेबल बन जाता है, 60 डिग्री सबसे फेवरेबल बन जाता है। तो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन ऑब्जर्व किए जो आपके एग्जाम में पूछे गए, उन सब में आंसर 2 आ रहा था। अब आपने बादाम खाए तो आपने क्या कर लिया, इसको याद कर लिया, है ना। एक नॉर्मल बच्चा होता है, एक होता है बादाम बॉय।
बादाम बॉय, जब भी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और वो एई जेई की तैयारी कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, उस चीज को याद कर लेगा। कारण एई जेई का पेपर जो होता है उसमें सॉल्व करने के लिए इतना टाइम मिलता नहीं है। इसलिए अगर इस तरह के कुछ डेटा जो एग्जाम में डायरेक्ट यूज हो सकते हैं, क्यों ना उसे याद कर लिया जाए। तो आपने इसको याद कर लिया। अब उसने क्या किया, एक क्वेश्चन डिजाइन किया। क्वेश्चन डिजाइन करते टाइम उसने बहुत ही भयंकर सी मैकेनिज्म बनाई और मैकेनिज्म बना के उसमें लिखा लिंक नंबर 2 की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लिंक नंबर 3 की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ क्विक रिटर्न रेशियो कितना होगा? बताओ भाई कितना होगा? 2 होगा। अभी पता चल जाएगा कितने लोगों ने बादाम खाए हैं, है ना। देखो ये सॉल्व किया ना। अब वो हो सकता है कि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आए, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आए। देखिए अगर उसने पूछा एक नंबर क्विक रिटर्न रेशियो बताओ ग्रेटर देन 1 वाला, तो आप बोलोगे सर 2 आ रहा है। अगर उसने कहानी में ट्विस्ट ला दिया, बोला क्विक रिटर्न रेशियो बताओ लेस देन 1 वाला, तो आपका आंसर कितना होगा अभी पता चलेगा। प्रतीक, आपने क्या इससे पहले की क्लासेस बिल्कुल भी नहीं की है? इससे पहले की एक भी क्लास नहीं की है प्रतीक? सो प्रतीक मैं आपसे, हाँ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को तो लीव कर दो, है ना। आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा इस क्लास में। आप थ्योरी ऑफ मशीन के सेक्शन में जाओ और लेक्चर नंबर 1 से देखो, ये 5th लेक्चर है, ठीक है ना। आपको मजा नहीं आएगा अदरवाइज, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वैसे तो उस लेक्चर के अंदर भी मैंने अपना नंबर दे रखा है, तुम फिर से ये टोल फ्री नंबर ले जाओ और मेरे से कांटेक्ट करना। लेकिन मैसेज करना, मैं खुद कॉल करूंगा तुम्हें, है ना। व्हाट्सएप मैसेज करना अगर कोई भी दिक्कत होती है तो। चलो ठीक है प्रतीक, अब आप लेक्चर नंबर 1 को देखो। हाँ बाकी स्टूडेंट्स, सो आप लोग समझ गए कि इसका आंसर कितना होगा 1/2। जरा मैं देखूं कितने लोग समझ गए। ऋतिक, एके, कुंदन, प्रहाश, अंशिका, अभिराम, श्रवण, प्रिंस, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही जवाब दे दिया। इसका मतलब बात समझ गए ना। अब और क्या करेगा वो, और क्या करेगा? अब उसको लग रहा है कि हम बेवकूफ है, वो एक नया क्वेश्चन लेकर आएगा। बोलेगा क्विक रिटर्न रेशियो है 2 और जो L2 है लिंक नंबर 2 उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। बताओ L3 की लेंथ कितनी है? अरे हम आम आदमी थोड़े, हम तो बादाम बॉय है ना। हमने पहले समझ लिया कि क्विक रिटर्न रेशियो 2 कब आता है, जब 3 नंबर लिंक 2 नंबर का डबल होता है। अरे वाह, क्विक रिटर्न रेशियो 2 कब आता है? जब लिंक नंबर 3 2 नंबर का डबल होता है। डबल होता है। हमने कहा कि कुछ नहीं करना है, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20। उसने कहा अच्छा ये भी आता है तुमको, ये लो एक और क्वेश्चन, क्विक रिटर्न रेशियो बराबर 2। उसने बोला इस बार L3 10 सेंटीमीटर है, L2 बताओ आप। तो हमने कहा अरे यार ये तो फिर से आसान हो गया। क्विक रिटर्न रेशियो 2 कब होता है? जब लिंक नंबर 2 लिंक नंबर 3 का आधा होता है, मतलब 5 सेंटीमीटर। मजा आ गया। तो उसने कहा अच्छा ये भी आता है तुमको, रुको। अगर क्विक रिटर्न रेशियो 1/2 है और L2 आपके पास में 10 है, तो L3 बताओ। हमने कहा देखो बेवकूफ आदमी, ये जो तुमने फॉर्मूला लिया ना, हम सब जानते हैं फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न। तुमने बताया यहां पर रिटर्न अपॉन फॉरवर्ड, तो हमने कहा कि हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। हमने इसको वापस फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न कर लिया। फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न कर लिया तो आंसर क्या आया 2, और 2 कब होता है? जब L3 L2 का डबल होता है। तो कुल मिला के हमने उसको बता दिया कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, तुम कैसे भी क्वेश्चन को घुमाओ, हम गलत नहीं करेंगे। एक बार बोल दो सभी लोग क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार बोल दो भाई सभी लोग क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो आपने
इसको भी यहीं पर कॉन्सेप्ट बना के कहीं पर चिपका दिया, इधर चिपका देते हैं। राज की बात कहीं पर भी जानी नहीं चाहिए ना। when L3 is double of L2, quick return ratio will be 2 for greater than 1। greater than 1 वाले केस में ये लो, ये आपकी विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म तैयार हो गई है। अब इसको आप, इसका आप बढ़िया सा फोटो लेके अपने घर पे चिपका लेना। सारे पॉइंट्स इसी के अंदर मैंने आपको लिख दिए। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आखिरी बार इस स्लाइड को देख लो, कोई समस्या है तो पूछो, समस्या नहीं है तो क्लियर लिख दो। वॉइस भाई, वॉइस को क्या हुआ? वॉइस तो बराबर आ रही है। एक ऑल क्लियर ना? अच्छा अभी क्लियर है ना? हाँ परफेक्ट, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरी आवाज तो बिना माइक के भी आ जाती है यार, अगर माइक बंद भी हो गया तो पहुंच जाएगी तुम्हारे घर तक, चिंता मत करो। फोर्थ स्लाइड में लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ स्लाइड में लास्ट क्वेश्चन ये वाला किसने पूछा? ये श्रवण। क्या बोला है मैंने बोला कि अगर क्विक रिटर्न रेशियो उसने आपको दिया है आधा, हाफ, तो पहले तो आप इसको कन्वर्ट करो 2/1 में, क्योंकि उसने जो आंसर दिया वो लेस देन 1 वाला दिया है। मैंने बोला क्विक रिटर्न रेशियो लेस देन 1 दिया गया है तो आप उसको कन्वर्ट कर दो ग्रेटर देन 1 में। और जैसे ग्रेटर देन 1 में कन्वर्ट किया, आपने बोला ये तो 2 आ गया, और 2 आते ही आप समझ गए L3 किसका डबल होने वाला है? L2 का। श्रवण ठीक है? इतनी बात। चलो एक पॉइंट चेक करता हूं अगर मिलता है तो। ये क्या आ गया यार? एक तो आधी चीजें मुझे खुद को समझ नहीं आती इसमें। हाँ अब सही जगह आ गए। देखो ध्यान से देखो, अब इसको पहचानते हो तुम? अभी नहीं पहचानोगे, अभी थोड़ी देर में पहचानोगे। देखो यहां पर ये जो ब्लू है ना, ये ब्लू वाला लिंक जो है ना, ये आपका लिंक नंबर 1 है, ठीक है? ये इसके अंदर स्लाइडर है, लिंक नंबर 4। ये आपका टूल है, लिंक नंबर 6। और ये 1 नंबर से कौन जुड़ा हुआ था? लिंक नंबर 5। और ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, ये लिंक नंबर 3 जिसको इनपुट दिया जा रहा है। और ये जो फिक्स है ना, इधर देखो पीछे एक ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा होगा, वो आपका लिंक नंबर 2। अब मोशन को आप बड़े आसानी से ऑब्जर्व करो, मैं सब हटा रहा हूं, फिर से देखना। L3 है, क्या हो गया? L3 है तो देखो, अब फिर से देखो, देखो ब्लू कंप्लीट रोटेट कर रहा है, ग्रीन कंप्लीट रोटेट कर रहा हो, क्या बढ़िया व्यू आया है। अच्छा क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप इसमें? देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जब ये इधर जा रहा होगा ना तब तो स्लो स्लो जाएगा, फिर अचानक से इधर आ जाएगा। क्यों? फॉरवर्ड और रिटर्न में जल्दी आएगा, क्विक रिटर्न। देखो ये देखो, बस मिल गया मुझे। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। हाँ ये एक स्ट्रोक खत्म हो गया, अब वापस देखो, वापस देखो, देखो ये यहां से यहां तक आएगा
तब ये बेचारा यहां पर आएगा और फिर सडनली इतने से पार्ट में ये वापस आ जाएगा, फॉरवर्ड रिटर्न दोनों आपको, ये देखो ये देखो ये देखो, हमने जो बनाया था उसमें शेपर इधर था, इसने जो बनाया उसमें शेपर ऊपर है, बस टूल बोल दो, शेपर नहीं बोलना चाहो तो। हाँ वो एनिमेशन वाला लड़का कौन था, प्रिंस? चिंता मत लो, सर के पास सब कुछ है, तुम जो मांगोगे सब मिलेगा। ठीक है, ये रोटरी इंजन नहीं दिखाएंगे तुमको, ये हाँ वापस आ जाओ। अब बढ़े आगे, अब बढ़े आगे, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने घर पे चिपका लेना, एक क्वेश्चन इसका जरूर आएगा। आपने लिंक नंबर 1 को फिक्स कर दिया, लिंक नंबर 2 को फिक्स कर दिया, अब बात करते हैं बेटा लिंक नंबर 3 को फिक्स करने की। इफ link number 3 is fixed, if link number 3 is fixed, देखो कैसा दिखाई देगा उसकी बात कर रहे हैं। इसको आपने फिक्स कर दिया तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये हो गया आपके पास में 4 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर को आपने फिक्स कर दिया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन। सो 2 एप्लीकेशन होती है आपके पास में, मतलब बहुत सारी होती होगी, हमारे काम की 2 ही है। एक आती है आपके पास में क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। चलो, एक होती है आपके पास में ऑसिलेटिंग सिलेंडर, एक होती है आपके पास में ऑसिलेटिंग सिलेंडर। ऑसिलेटिंग सिलेंडर जनरली टॉय स्टीम इंजन के अंदर यूज होती है, सक्शन पंप के अंदर भी यूज होती है। ये क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर अगेन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, तो शेपर में यूज होती है। अब ये कैसी होती है ये जानना जरूरी है क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो फिर से हमें अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा और इसके बारे में डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी ये कैसी दिखाई देती है। तो एक मैकेनिज्म आपने अभी अभी पढ़ी है, अब एक और मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये है विथवर्थ, ये है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, वो थी विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। सो इसका भी जलवा देखो अब कैसी दिखाई देती है, पहले तो वो बताते हैं आपको। यहां पर एक पिन, यहां पर एक पिन। क्लियर है? क्या होता है कि इसके अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो अभी धीरे धीरे हम लोग पिक्चर में आएंगे। धीरे धीरे कहानी आपको समझ में आएगी।
ये इसका इनिशियल स्टेज है, और ये 5 नंबर जिसके साथ अभी आपका शेपर जुड़ेगा, या बोल सकते हो टूल जुड़ने वाला है, ये हमने लगा दिया टूल को काम पे। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे आपने इसको इनपुट दिया, मैं नंबरिंग भी लिख देता हूं पहले इसके ऊपर। ये होता है आपके पास में इसमें लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 3, और ये जो लिंक जा रहा है इसे बोला जाता है लिंक नंबर 4। तो होता क्या है बेटा, इसके अंदर जब आप लिंक नंबर 2 को इनपुट देते हो तो लिंक नंबर 2 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। जब लिंक नंबर 2 कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है तो ये वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अभी धीरे धीरे डायग्राम पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। लिंक नंबर 2 और आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये भी बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब ये यहां पर पहुंच जाएगा, मतलब ये क्रैंक जो है आपकी वो आ जाएगी इस जगह पर, और ये आपका आ गया स्लाइडर। ये आ गया इस जगह पर। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि जब आपने इसको ओमेगा इनपुट दिया तो ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा, तो ये वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा, तो ऑफ कोर्स ये जो टूल है वो भी कुछ ऐसे आगे बढ़ने वाला है। ये जो टूल है कुछ इस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, और ये टूल अगर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, ये टूल अगर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ने, इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं। ये टूल अगर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, क्लियर है? तो हमने देखा कि सर ये फॉरवर्ड स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है। नंबरिंग भी आप लिख सकते हो, आप नेमिंग भी लिख सकते हो। ये पॉइंट अगर O है, ये पॉइंट अगर आपके पास में Q है, इस पॉइंट को अगर आप A बोलते हो, इस पॉइंट को अगर आप B बोलते हो, इस पॉइंट को अगर आप C बोलते हो, तो ये आपके पास में A डैश हो गया, ये आपके पास में B डैश हो गया, ये आपके पास में A डबल डैश हो गया, ये आपके पास में B डबल डैश हो गया, ये आपके पास में C डबल डैश हो गया, ये आपके पास में C डबल डैश हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखें तो ये A जो है ये घूम फिर के इधर आ रहा है, ये B पॉइंट इधर जा रहा है, और ये C पॉइंट इधर आ रहा है। अब अगर इसके आगे की जर्नी को आप ध्यान से देखें, इसके आगे की जर्नी को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये पॉइंट ऐसे आगे जा रहा है, तो ये वापस ऐसे रिटर्न कर जाएगा। पहले आप यहां से थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद एनिमेशन तो हमारे पास में हमेशा रहता ही है। तो ये टूल भी यहां से वापस लौट जाएगा। तो ऑफ कोर्स सभी को दिखाई दे रही होगी ये चीज कि ये आपका रिटर्न स्ट्रोक रहा होगा, ये आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो सर ये फॉरवर्ड स्ट्रोक रह गया और ये रिटर्न स्ट्रोक आ गया। अब इसके अंदर खास बात क्या है? इसके अंदर खास बात यह है कि जो 2 नंबर है वो तो पूरा घूम के वापस अपनी जगह पर आ गया, पर जो 1 नंबर है वो इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 और 2 नंबर, अगर मैं बात करूं लिंक नंबर 2, सो लिंक नंबर इधर लिख देता हूं, लिंक 2 can make complete rotation, लिंक नंबर 2 जो है वो
कंप्लीट रोटेट कर पाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लिंक नंबर 1, लिंक 1 कैन ओनली ऑसिलेट, लिंक 1 कैन ओनली ऑसिलेट। लिंक नंबर 1 जो है वो सिर्फ ऑसिलेट कर पाएगा, लिंक नंबर 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएगा, यहां पर ऑसिलेट कर पाएगा। इतना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। अब जो मेरा पॉइंट आता है वो यह है कि इसमें क्विक रिटर्न रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे। बेटा यहां पर भी क्विक रिटर्न रेशियो का जो फॉर्मूला है, क्विक रिटर्न रेशियो, इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है। क्या है, 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, ये हो गया आपका ग्रेटर देन 1। अब यहां पर अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा कौन सा है, यहां पर ये है आपका थीटा और ये है आपका थीटा, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 360 माइनस 2 थीटा। सो अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर कि अगर मुझे थीटा फाइंड करना हो तो बेटा सेम कहानी, cos थीटा इक्वल्स टू, ध्यान से ऑब्जर्व करो, cos थीटा इक्वल्स टू इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर ये आखिरी मैकेनिज्म है जो इतनी परेशान करिए आपको, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा इक्वल्स टू, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है, तो आप लिखेंगे L2 डिवाइडेड बाय L3। और आपने देखा कि सर यही फॉर्मूला पिछली बार था, यही फॉर्मूला बेटा पिछली बार था, फॉर्मूला भी नहीं बदला है, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं आया। अगर ये आपका cos थीटा है, आपने क्विक रिटर्न रेशियो डिफाइन कर दिया, तो मेरे ख्याल से अब इसके अंदर कोई समस्या ऐसी बची नहीं है जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो मैं यहां पर कैलकुलेट करना चाहूंगा, वो है बेसिकली इसका स्ट्रोक लेंथ। सो अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो इसका स्ट्रोक लेंथ जो है, स्ट्रोक लेंथ वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर ये आपका स्ट्रोक लेंथ है तो आप बोल सकते हो सर वो स्ट्रोक लेंथ डेफिनेटली इसके बराबर ही तो होगा, वो स्ट्रोक लेंथ जो है, आप मैं इसे कैलकुलेट करूं या इसे कैलकुलेट करूं एक ही बात है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू सी डबल डैश, सी डबल डैश इक्वल्स टू बी डबल डैश, और बी डबल डैश को अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं लिख देता हूं बी ट्रिपल डैश, तो ऐसा लिखा जा सकता है इक्वल्स टू बी ट्रिपल डैश प्लस बी ट्रिपल डैश बी डबल डैश, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी ट्रिपल डैश। बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बोले बेटा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इतना कोई समस्या है तो बोल सकते हो, अभी कोई समस्या है तो पूछ लो अभी। लिंक 4, ओके ओके ओके, ये कौन इंसान है, श्रवण, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही बात बोल रहे हो तुम। ये लिंक 1 नहीं लिंक 4 था, सॉरी, ये लीवर लिंक नंबर 4 है ना, 1 तो स्लाइडर है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। ऐसा कोई टाइपिंग एरर हो जाए ना तो बोल दिया करो। हाँ बिल्कुल मृत्युंजय, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो बेटा, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो इतना हम लिख सकते हैं। अब हमने कहा कि सर ये मुझे कैलकुलेट करना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, तो हमने कहा इस ट्राइंगल को थोड़ा सा बाहर ले लो, इस ट्राइंगल को हमने थोड़ा सा बाहर ले लिया। हमने कहा कि यार अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये कौन है पता नहीं, हमने बोल दिया ये हो गया अल्फा। सर Q से लेकर B तक कौन है, लिंक नंबर 4, तो ये कौन हो गया, लिंक नंबर 4 की लेंथ, ये कौन है 90। देखो बेटा ये L4 है, ये एंगल अगर अल्फा है तो मैं इसको बोल सकता हूं L4 cos अल्फा, इसको बोल सकता हूं L4 sin अल्फा। अरे बोलो यस और नो, बोलो भाई यस और नो, बोल सकते हैं ना ऐसा। अगर ऐसा बोल सकते हैं तो आप बोल देंगे स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ L4 sin अल्फा, 2 टाइम्स ऑफ L4 sin अल्फा।
अब देखिए स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ L4। ये जो अल्फा एंगल है ये वाला एंगल ही तो है यार। तो ये 90, ये थीटा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। और आप सभी लोग जानते हो बेटा 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा कॉस थीटा। और आप सभी लोग ये भी जानते हो कि कॉस थीटा क्या होने वाला है, कॉस थीटा देखो यहां लिखा हुआ है L2 बाय L3। देखो कितना प्यारा रिजल्ट बन गया, कितना प्यारा रिजल्ट बन गया। स्ट्रोक लेंथ क्या होगा 2 3 4 2 3 4 2 टाइम्स। देखो कोई समस्या तो बोलो, कोई समस्या तो बोलो। और क्लियर है तो एक बार जल्दी से क्लियर लिख दो। क्लियर है तो बेटा जल्दी से क्लियर लिख दो। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है, उड़ता 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 क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, जल्दी से जवाब देना। एंगल डिग्री में, जब 180 डिग्री आ जाए तो एंगल डिग्री में होता है हमेशा। अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन आ रहा है बेटा उड़ता उड़ता एकदम। ध्यान से सुन लेना सभी लोग। स्ट्रोक लेंथ किस किस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रोक लेंथ किस किस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। दो और तीन, 2 3 और 4, 2 3 और 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस बार आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। अरे 2 3 4 पे डिपेंड करेगा ना यार। देखो यहां पर ध्यान से देखो, स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू 2 L4 L2 L3। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर, इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर, इसका मतलब यहां पर लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4, चारों तीनों की लेंथ के ऊपर, तीनों की लेंथ के ऊपर स्ट्रोक लेंथ जो है वो डिपेंड कर रहा है। अब इधर आ जाओ, क्विक रिटर्न रेशियो, क्विक रिटर्न रेशियो L2 और L3, L2 और L3, परफेक्ट परफेक्ट। है ना। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, एक बार इससे क्या कंक्लूजन निकलता है एक बार आप सभी लोग बताओ। मैं 1 मिनट में आ गया वापस। आप सभी लोग अपने ओपिनियन शेयर करो, इससे क्या कंक्लूजन निकला। 1 मिनट में मैं आया वापस।
कंक्लूजन तो शेयर ही नहीं किया तुम लोगों ने। इससे क्या कंक्लूजन निकला बताओ? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको बेटा, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसको देखो ध्यान से, कंक्लूजन पर ही नहीं आ पाए तुम लोग यार, क्या बात कर रहे हो, एकदम दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने मेरा। हाँ कोई तो आया, QRR स्ट्रोक लेंथ, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अगर मैं यहां पर स्ट्रोक लेंथ को कम करता हूं, अगर मैं यहां पर स्ट्रोक लेंथ को कम करता हूं तो QRR पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बोलो या सुनो, विथवर्थ में अगर स्ट्रोक लेंथ को कम किया तो QRR पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? यस और नो? बोलिए। नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इधर आ जाओ जल्दी से। आपने कहा कि सर फॉर स्मॉलर स्ट्रोक लेंथ, हमने कहा स्मॉलर स्ट्रोक लेंथ के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं? आपने कहा एक नंबर सर L4 को कम कर दो। अरे बेटा अगर L4 छोटा हो गया तो L2 इसमें से पूरा ओपन कैसे हो पाएगा? तो L2 को तो छोटा नहीं कर सकते ना, बोलो यस और नो? अगर L4 को अगर छोटा कर दिया तो ये L2 घूमता हुआ L4 के ऊपर ही आएगा ना ऐसे, तो L4 की लेंथ कम से कम इतनी तो होनी चाहिए ना। तो आप बोलेंगे नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? ड्यू टू ज्योमेट्रिकल restriction can't reduce too much, ज्यादा छोटा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है। नंबर 2, आपने कहा सर इसको कम करना है, ये नहीं कर पा रहे हो तो L2 को कम कर दो। हमने कहा सर देखो अगर L2 को कम किया तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है L2 बाय L3। cos थीटा, मैंने क्या बोला प्रिंस, कुछ कम कर सकते हैं तो इक्वल तक कर देना, लेकिन टू मच, ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। अगर L2 को आप कम करना चाहें और उसकी मदद से स्ट्रोक लेंथ कम करना चाह रहे हो तो L2 कम होगा, तो देखिए ये देखिए ध्यान से देखिए, ये पूरी वैल्यू कम होगी। जब भी cos थीटा इक्वल्स टू कुछ भी दिया गया हो, अगर वो कम होता है तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ जाती है। वेट, cos थीटा इक्वल्स टू में कुछ आपको दे रखा है जो कम हो रहा है, तो cos थीटा भी तो कम हो गया ना। और जब cos थीटा की वैल्यू कम हो जाती है, जब आपका cos थीटा कम हो जाता है तो ऐसे में आपका जो थीटा है वो बढ़ जाता है। ये बात समझ में आई? अरे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो देखो cos की वैल्यू हाफ से 1 की साइड बढ़ी। बोलो ये बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जब आपके पास में ये वैल्यू कम होगी तो cos थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम। cos थीटा की वैल्यू कम होगी तो थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। बोलो यार। हाँ, अरे ऐसा होता है ना, ऐसा यार, cos थीटा देखो ऐसा होता है, ऐसा फंक्शन। तो देखो अगर cos की वैल्यू आपको बढ़ानी है तो थीटा को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कोई समस्या है तो पूछो। नहीं है ना? नहीं है तो फिर देखो QRR इक्वल्स टू होता है 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। इसको इधर से थोड़ा इधर लिख देते हैं वरना जगह की दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो cos थीटा बढ़ गया तो थीटा कम हो गया, तो अब आते हैं QRR विच इज 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा बढ़ गया। थीटा अगर बढ़ गया आपका तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? कम, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ज्यादा।
तो QRR क्या हो जाएगा, कम। सो अगर QRR कम हो गया तो क्या बर्दाश्त कर पाओगे, नहीं कर पाओगे सर। अभी सुनो 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 सुनो, QRR कम हो जाएगा। अभी मैं डाउट नहीं ले पाऊंगा, अभी मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। डाउट के लिए मैं आपको इन बिटवीन टाइम देता हूं, मैं फिर बोलूंगा आपको डाउट के लिए, तब लिखना। अभी मैं दूसरी बात नहीं कर पाऊंगा, अभी जो बोल रहा हूं वो बताओ आप तो, कि अगर आपका QRR कम हो जाएगा तो क्या आपको चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों सर, क्विक रिटर्न रेशियो तो ज्यादा होना चाहिए ना। अगर क्विक रिटर्न रेशियो 2 है, मतलब फॉरवर्ड में जो टाइम लग रहा है वो रिटर्न के कंपैरिजन में ज्यादा, डबल टाइम दे रहे हो आप। अगर QRR की वैल्यू 1 हो गई तो आप बोलोगे अरे सर फॉरवर्ड और रिटर्न का टाइम तो बराबर हो गया, तो उसको तो हम QRR को तो कम कर ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप देख रहे हैं L2 को कम कर रहे हैं तो QRR कम हो रहा है। अगर QRR कम हो रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं, ये हमारे लिए सही ऑप्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में जहां पर समस्या, पॉइंट नंबर 2 में जहां पर समस्या है बोलिए, और अगर समस्या नहीं है तो बोल दो क्लियर। हमने कहा स्ट्रोक लेंथ कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बोला L4 को कम कर दो। हमने बोला देखो ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन है, इसकी वजह से ज्यादा कम नहीं कर सकते। फिर हमने बोला L2 को कम कर दो। हमने बोला L2 को कम करोगे तो क्विक रिटर्न रेशियो कम हो जाएगा, और क्विक रिटर्न रेशियो हम कम कर नहीं सकते। फिर हमने बोला, जिनको फिर भी दिक्कत है ना 3 नंबर में, फिर समझ लो, सेम कहानी रिपीट कर रहा। हमने कहा एक काम करो, इसको कम करना है ना, तो ये डिनोमिनेटर में L3 है, इसको बढ़ा दो, L3 को बढ़ा दो। इसको कम करना है तो L3 को बढ़ा दो। सो L3 को अगर आप बढ़ाओगे तो cos थीटा इक्वल्स टू L2 बाय L3। L3 बढ़ गया तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब cos थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। cos थीटा की वैल्यू देखो कम हो गई। अगर cos थीटा की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, ये फिर एरो मैंने उल्टा लगा दिया क्या, यहां पे ये एरो मैंने उल्टा लगा दिया बेटा, तुम लोग बताते हो और नहीं हो। अभी जब मिटा के वापस लिखा था तब एरो मैंने उल्टा लगा दिया गलती से। ये कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा, बताते भी नहीं हो तुम लोग, ऐसे आंख बंद करके हाँ बोलते रहते हो। तो ये वैल्यू जब कम हो जाएगी तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, कम। cos थीटा की वैल्यू कब कम होगी, जब आपके पास में थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। है ना, देखो तुम ऐसे हाँ हाँ बोल देते हो, मैंने यहाँ एरो गलत लगा रखा था। ऐसे बोला करो, अगर नहीं पता चले तो ऐसे जबरदस्ती हाँ मत बोला करो। कभी कभी प्रिंटिंग एरर कर देता हूं मैं भी, बोलता कुछ और हूं, टाइप कुछ और कर देता हूं। सो जब थीटा बढ़ जाएगा तो देखो यहां पर ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, थीटा बढ़ गया तो न्यूमरेटर कम, थीटा बढ़ गया तो डिनोमिनेटर ज्यादा। सो ओवरऑल न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर ज्यादा, तो QRR कम। तो आपने बोला सर यहां पर भी QRR जो है वो कम हो गया। सो आपने बोला ये भी सुटेबल नहीं है। सो ओवरऑल तीनों ही सुटेबल नहीं है। तीनों ही सुटेबल ना होने की वजह से आप बोलते हैं कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉलर स्ट्रोक लेंथ। जबकि विथवर्थ सुटेबल थी। अब अगर आपको कोई समस्या है बेटा तो अब आप पूछ सकते हो। अब अगर आपको कोई समस्या है तो अब आप मुझसे पूछिए। अब अगर आपको कोई भी समस्या है तो अब आप मुझसे पूछिए। और अगर कोई समस्या नहीं है तो क्लियर लिख दो। और अगर कोई भी समस्या नहीं है तो क्लियर लिख दो। सर एंगल डायग्राम फिर से, कौन सा एंगल डायग्राम, कौन सा श्रवण एंगल डायग्राम फिर से? L4 साइन। ये देखो हमने कहा कि ये वाला जो डायग्राम है बी ट्रिपल डैश क्यू, इसको इधर ले आओ, बी लिख देता हूं यहां पर। ये है बेटा आपका बी ट्रिपल डैश क्यू। ये जो एंगल है इसको बोल दिया हमने अल्फा, तो ये लिख दिया यहां पर एज इट इज अल्फा। ये लिंक नंबर 4 है, इसकी लेंथ को बोल दिया L4। सो अगर ये L4 है तो थीटा के साथ वाले जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं L4 cos थीटा। तो यहां पर एंगल थीटा की बजाय अल्फा है तो L4 cos अल्फा, ये L4 sin अल्फा। तो इस लेंथ को
L4 साइन अल्फा आप बोल रहे हो, इस लेंथ को क्या बोल रहे हो, L4 साइन अल्फा। तो आपको पूरी लेंथ चाहिए तो आपने इसको क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। ये जो अल्फा एंगल है ये कितना होगा सर, देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो अल्फा की जगह मैंने 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, तो ये cos थीटा बन गया। और cos थीटा बराबर क्या होता है, L2 बाई L3। तो cos थीटा बराबर L2 बाई L3 हमने लिख दिया। श्रवण क्लियर? देखो ये मैकेनिज्म कैसी होती है, आप देख सकते हैं यहां पर मैकेनिज्म कैसी होती है जैसी हमने बनाई थी। देखो ये ब्लू वाला क्या कर रहा है, यहां पर ऑसिलेट कर रहा है और एक लिंक पूरा घूम रहा है, एक इसके अंदर स्लाइड कर रहा है। तो रेड वाला लिंक नंबर 1 है, घूमने वाला लिंक नंबर 2 है, ब्लैक वाला लिंक नंबर 3 है, ब्लू वाला लिंक नंबर 4 है और ये लिंक नंबर 5 है, रेड वाला लिंक नंबर 6 है। एक बार बोल दो बेटा, क्लियर हो गया एनिमेशन? हो गई ना कहानी क्लियर, कोई समस्या तो नहीं आई ना? सो ये आपका लिंक नंबर 3 को फिक्स करने पर सिनेरियो था। अब अगर हम बात करें इफ लिंक नंबर 4 इज फिक्स्ड, तो जब 4 नंबर को आप फिक्स कर देते हो, जब 4 नंबर को आप फिक्स कर देते हो तो इन्वर्जन देखने में तो ऐसा ही दिखाई देगा आपको कि आपने इसको फिक्स कर दिया 1 2 3 4। और अगर मैं बात करूं इसके एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन आपके लिए 2 नाम है जो आपको याद रखने हैं। एक होता है हैंड ऑपरेटेड पंप या हैंड पंप और दूसरा होता है आपके पास में पेंडुलम पंप। क्लियर है? सिर्फ ये 2 नाम याद रखने होते हैं। तो आपके पास में आपने देखा कि बेसिकली एक सिंगल स्लाइडर के अंदर 4 लिंक होते हैं और चारों लिंक को फिक्स करने पर क्या क्या इन्वर्जन्स मिलते हैं ये मैंने आपको बता दिया। एक नंबर को फिक्स करने पर जो एप्लीकेशन मिलेगी, रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रेसिप्रोकेटिंग क्या नो लिखा है परमेश्वर, रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। 2 नंबर को फिक्स करने पे विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड रोटरी इंजन। 3 नंबर को अगर आप फिक्स करोगे तो आपको मिलेगा यहां से क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड ऑसिलेटिंग सिलेंडर। और 4 नंबर को अगर आप फिक्स करोगे तो आपको मिलेगा हैंड पंप एंड पेंडुलम पंप। एक बार सभी स्टूडेंट बोलेंगे सिंगल स्लाइडर के इन्वर्जन्स क्लियर है? चलिए तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लेकिन बेटा कॉपी में नोट करते टाइम ये डायग्राम वगैरह ध्यान से बनाना। कॉपी में नोट करते टाइम ये डायग्राम वगैरह आप लोग सभी लोग ध्यान से बनाना, बहुत मुश्किल लगेगी इन डायग्राम्स को बनाने में। खासकर जो दोनों विथवर्थ क्या है। फिर से देखकर बना लेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर से देख के बना लेना जो आपको अच्छा लगे।
चलिए क्लियर है यहां तक? चलिए बेटा एक अनाउंसमेंट और कर देता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 8 से 9 बजे तक आपकी इवनिंग में एक और क्लास चलती है मैथमेटिक्स की। आप उसका बेनिफिट उठाइए और शार्प 8 बजे क्लास ज्वाइन कीजिए। मेरे ख्याल से आप में से काफी लोग ज्वाइन भी करते हैं। एक बार बताओ जरा कौन कौन से स्टूडेंट है जो ज्वाइन करते हैं? कौन कौन से स्टूडेंट्स है? ओके ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। बाद में इन फ्यूचर आपको ऐसा रियलाइज होगा कि यार थोड़ी सी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाती, क्योंकि पूरा डिटेल में तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अब वो सब चीजें आप ही को देखनी पड़ेगी, टाइम निकालना, कैसे निकालना, कैसे नहीं निकालना। अभी मान लो अचानक से आरआरबी की वैकेंसी आ जाती है। अब आरआरबी की वैकेंसी आ जाती है, अब आपको लगता है ओह माय गॉड अब तो मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। अब आपको मैथमेटिक्स का एम भी नहीं आता, तो फिर उस दिन चमत्कार थोड़े हो जाएगा। क्लियर है? और आपको पता है 2022 में आने वाली वैकेंसी। तो ये आपको वो क्विक रिटर्न रेशियो ना, वो क्विक रिटर्न रेशियो पूछेगा आपसे सिर्फ, और उसके लिए इन सब चीजों के लिए आपके पास में एक बुक है, वो बुक मैं आपको बता दूंगा कौन सी बुक है। उसको सॉल्व करोगे तो उसमें हर तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें अब आपको देखना है कि आप प्रायोरिटी किसको देते हो। अगर आप फुल डिटेल कोर्स यूट्यूब पर तो चलता नहीं है फ्री में, आपको पता ही है, तो यूट्यूब पर जो चल रहा है उसी से कुछ सीखने की कोशिश करो। और फुल डिटेल कोर्स को डिटेल कोर्स की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उस लेवल का आपके एग्जाम में नहीं आता। फुल डिटेल कोर्स तो आपको फिर निम्बस पे जाके बाइक परचेज करना पड़ेगा, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो जितना वहां पर बताया जा रहा है बस उतना सीख लीजिए, बहुत है आपके लिए। हाँ मैं बोला था, लेकिन एक्चुअल में क्या ना कि मैं जैसे अभी मेरा शेड्यूल 1 महीने का है, चिंता मत करो, मैं वो बुक लेके आके आपको दिखाऊंगा। अभी मैं शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, आप देख रहे हो, तभी तो 4 दिन आपकी क्लास हो पा रही है, वरना 7 दिन क्लास नहीं होती क्या आपकी? हाँ, वरना आपकी 7 दिन क्लास होती ना, क्लास ही इसी वजह से 4 दिन हो पा रही है। पर मैंने कहा है तो मैं आपको वो बुक जरूर दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 10 बजे इस क्लास में, और आज रात को 8 बजे मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर। उसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा। ओके, बाय बाय।